अपने दफ्तर से घर लौट रहे मिस्टर एंड मिसेस कपूर आज भारी ट्रैफिक में फंस गए थे। दोनों एक ही दफ्तर में होने के कारण रोज साथ ही घर लौटते थे। वे दोनों एक कंपनी में बहुत बड़े ओहदे पर काम करते थे। उनके दो जुड़वा बच्चे भी थे जिनका नाम राज और अंश था। दोनों बच्चों की उम्र 7 साल थी। अपने बच्चों के साथ मिस्टर एंड मिसेस कपूर बड़े सुकून से जिंदगी जीते थे। सुबह दफ्तर जाते वक्त दोनों बच्चों को स्कूल छोड़कर चले जाते थे। बच्चों के स्कूल में ही उनके डे केयर की सुविधा थी, तो स्कूल के बाद के कुछ घंटे वो वहीं बिताते थे और दफ्तर से लौटते समय माँ बाप अपने बच्चों को लेकर घर लौट आते थे। आज बारिश होने की वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और उन्हें आने में थोड़ी सी देर हो गई, परंतु हमेशा की तरह दोनों बच्चों को लेकर वे घर आ गए। कुछ देर बाद बच्चे खाना खाकर सो गए, पर मिस्टर एंड मिसेस कपूर आज बहुत परेशान थे। अगले दिन शनिवार होने की वजह से बच्चों का स्कूल और डे केयर अब 2 दिनों के लिए बंद रहने वाला था। लेकिन इन दोनों को दफ्तर के काम से तुरंत ही कुछ दिनों के लिए दूसरे शहर जाना पड़ रहा था और बिजनेस मीटिंग होने के कारण वे बच्चों को अपने साथ नहीं ले जा सकते थे। अब क्या करना है, कैसे मैनेज करेंगे? मिसेस कपूर ने अपने पति से सवाल पूछा। मुझे लगता है हमें ऑनलाइन चेक करके देख लेना चाहिए, शायद कोई रास्ता निकल आए, मिस्टर कपूर ने जवाब दिया। दोनों ने अपने लैपटॉप पर काफ़ी सारी वेबसाइट्स पर चेक किया और कुछ ही पलों में उन्हें एक वेबसाइट के ज़रिए प्राइवेट बेबीसिटर का नंबर मिल गया। उन्होंने तुरंत ही उस लड़की से फ़ोन पर बात कर ली और उसे अगली सुबह अपने घर बुला लिया और दोनों चैन की नींद सो गए। अपने बच्चों की देखभाल के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति मिल जाने के कारण दोनों को काफ़ी राहत मिली थी। अगली सुबह मिस्टर एंड मिसेस कपूर अपनी तैयारी में लग गए। छुट्टी होने के कारण बच्चे अभी भी सो रहे थे। दोपहर के 1 बजे फ्लाइट होने के कारण दोनों को काफ़ी जल्दी थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और बेबीसिटर आ गई। उसने अपना नाम नैना बताया। मिसेस कपूर ने नैना को सब कुछ समझा दिया और कहा, बच्चों का कमरा वैसे तो अलग है, लेकिन यदि रात को ज़्यादा बारिश हो या बिजली कड़के तो बच्चे डर जाते हैं, इसलिए तुम भी बच्चों के साथ ही सो जाना। नैना भी राज़ी हो गई। थोड़ी देर बाद बच्चे भी जाग गए। सब ने साथ मिलकर नाश्ता किया और बच्चों को भी समझा दिया गया कि नैना दीदी को परेशान ना करे। बच्चे मान गए और अपनी घर की सारी जिम्मेदारी नैना पर सौंपकर मिस्टर एंड मिसेस कपूर अपने काम के लिए निकल ही रहे थे। तभी उन्होंने नैना से कहा, यदि किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर लेना। इतना कहकर वे दोनों एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए। नैना ने बच्चों के साथ अपनी जान पहचान थोड़ी बढ़ा ली और तीनों खेलने में व्यस्त हो गए। कुछ देर तक खेलने के बाद नैना खाना पकाने लगी। दोपहर होने आई थी और मौसम भी बहुत अच्छा था, परंतु नैना को बीच बीच में काफ़ी अजीब महसूस हो रहा था, मानो उसे हर वक्त कोई देख रहा हो। उसने सोचा कि बच्चे होंगे,
परंतु दोनों बच्चे हॉल में खेल रहे थे। नैना को अब और भी अजीब महसूस होने लगा था, परंतु नया घर होने के कारण ऐसा हो रहा होगा, ये सोचकर उसने उस बात को नजरअंदाज कर दिया और अपना काम करने लगी। दोनों बच्चों को खाना परोसकर नैना ने खुद भी खाना खा लिया और थोड़ी देर आराम करने का सोचा, पर उसे नींद नहीं आ रही थी, तो वो उठकर राज और अंश के साथ खेलने लगी। लेकिन उसे बार बार ये महसूस हो रहा था जैसे उस पर कोई नजर रख रहा हो। नैना ने जाकर घर का एक पूरा चक्कर लगा लिया, परंतु घर में कोई नहीं था। उसने अपना डर छुपाने के लिए अपने आप को दोनों बच्चों के साथ खेलने में व्यस्त कर लिया। शाम होते होते मौसम खराब होने लगा और जोरों की बारिश शुरू हो गई। तेज हवाओं के साथ साथ बिजली भी कड़कने लगी। बच्चे टीवी देखने में व्यस्त थे और नैना भी उन्हीं के साथ हॉल में बैठी हुई थी। तभी अचानक उसे अपने दाहिने तरफ वाली खिड़की पर एक परछाई सी दिखाई देने लगी। नैना की नजर पड़ते ही वो गायब हो गई। उसने उठकर खिड़की से बाहर झांकने की बहुत कोशिश की, परंतु तेज बारिश होने के कारण बाहर सब कुछ धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था। नैना ने खिड़की का पर्दा खींच लिया और आकर बच्चों के साथ बैठ गई। माँ बाप के दफ्तर जाने के कारण दोनों बच्चों को रात में देर से सोने की आदत पड़ चुकी थी और वे खाना भी काफी देर से ही खाते थे। रात के करीब 8:30 बजे नैना को बैठे बैठे ही नींद आने लगी। कुछ पल के लिए उसने अपनी आंख बंद कर ली, पर अचानक ही उसे वो परछाई महसूस हुई और उसकी नींद खुल गई। करीब 11 बजे दोनों बच्चों को खाना खिलाकर नैना ने खुद भी खाना खा लिया और बच्चों को लेकर उनके कमरे में आ गई। बेड पर लगभग 4 लोगों के सोने की जगह थी, तो नैना भी वहीं लेट गई। बच्चे सो गए और नैना किताब पढ़ने में लगी, पर उसकी नजर बार बार कमरे के कोने में पड़ी एक बड़ी सी गुड़िया पर जा रही थी। इंसान के आकार की एक बड़ी गुड़िया को बच्चों के कमरे में खड़ा किया हुआ था। नैना ने उसे नजरअंदाज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार उसकी नजर उस गुड़िया पर ही पड़ रही थी। उस गुड़िया की अजीब सी आंखें मुझे देख रही है, ऐसा उसे महसूस होने लगा। नैना को अब बहुत डर लगने लगा था। उसने तुरंत ही बेड से उठकर मिसेस कपूर को फोन लगाया और पूछा, मैम, आपके बच्चों के कमरे में रखी हुई उस गुड़िया को क्या मैं बाहर रख सकती हूँ? मुझे उसे देखकर बहुत डर लग रहा है। ये बात सुनकर जैसे मिसेस कपूर चौंक ही गई और उन्होंने एक अजीब सी आवाज में कहा, नैना, बच्चों के कमरे में तो कोई भी गुड़िया नहीं है। ये सुनते ही नैना के रोंगटे खड़े हो गए। उसे पसीना आने लगा। सामने से मिसेस कपूर भी बहुत डर गई थी और फोन पर चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी, नैना, बच्चों को उठाओ और घर से बाहर भाग जाओ जल्दी। परंतु नैना को कुछ समझ नहीं आ रहा था, उसे कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा था। उसने बड़ी हिम्मत करके अपने पीछे रखी उस गुड़िया की तरफ देखा,
तो वो वहां नहीं थी। नैना की जैसे जान ही निकलने लगी। उसने कमरे में नजर घुमाई और जो देखा वो नजारा मौत से भी भयानक था। वो गुड़िया दोनों बच्चों के बिस्तर पर बैठी हुई थी और नैना की तरफ देखकर हंसने लगी। ये देखकर नैना की मानो जान ही निकल गई। सामने से मिसेस कपूर चिल्लाए जा रही थी। नैना कुछ भी समझ पाती उससे पहले ही उस गुड़िया ने नैना की तरफ कूदकर उसकी गर्दन पर जोर से काट लिया और उसे वही मार डाला। घबराए हुए मिस्टर एंड मिसेस कपूर तुरंत ही अगली फ्लाइट से घर आ गए। सुबह हो चुकी थी। घर में पुलिस आ चुकी थी। घर के बाहर भीड़ जमा थी और घर के अंदर घबराए हुए दो छोटे बच्चे और उनके कमरे में पड़ी हुई नैना की वो लाश। मिसेस कपूर भी सोच में पड़ गई कि वो गुड़िया जिसके बारे में नैना ने कल रात फोन पर बताया था वो कहीं नहीं थी। फिर वो क्या चीज थी जिसने नैना को मारा? ये बात कभी कोई जान ही नहीं पाया। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। अपने ग्रेजुएशन की परीक्षा के आखिरी पेपर की शाम को विशाल अपने सारे दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा था। अपने घर से लगभग 2 किलोमीटर दूर एक बार में ये पार्टी हो रही थी। अपनी पढ़ाई पूरी करने की खुशी में आज पार्टी जोरदार होने वाली थी और वो खत्म होते होते रात के 1:30 बज चुके थे। बार के मालिक ने विशाल और उसके दोस्तों से जाने का निवेदन किया क्योंकि देर हो गई थी और उसे भी अपना होटल अब बंद करना था। विशाल ने बिल भरा और अपने दोस्तों से बाय कहकर बार के बाहर आ गया। उसके सारे दोस्त उसी इमारत में स्थित एक हॉस्टल में रहते थे। उन सब ने विशाल से आज रात उन्हीं के साथ रुक जाने की दरख्वास्त की, लेकिन विशाल नहीं माना और कहा, नहीं भाई लोग, मुझे घर जाना होगा, और होटल से बाहर आ गया। बाहर आते ही एक भिखारी बच्चा विशाल के पास आया और उसे पैसे मांगने लगा। विशाल ने उसे मना कर दिया, पर वो बच्चा जिद करने लगा और उसने विशाल की जैकेट पकड़ ली। विशाल ने उसके हाथ से अपना जैकेट खींच लिया और गाली देकर उसे वहां से भगा दिया और कैब बुक करने लगा। पर रात बहुत होने के कारण उसे कोई कैब नहीं मिल रही थी। विशाल ने थोड़ी देर कोशिश की और फिर हार कर फोन अपनी जेब में रख लिया।
उसकी नज़र थोड़ी घूमते ही उसे वो भिखारी बच्चा थोड़ी दूरी पर एक दुकान की शेड के नीचे बैठा हुआ नजर आया। पर उसने उस बच्चे को नज़रअंदाज कर दिया और तय किया कि अब उसे पैदल ही घर जाना होगा। थोड़ी दूर चलने पर विशाल को ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है। सड़क बिल्कुल सुनसान थी। उसने पीछे देखा तो कोई नहीं था, पर जैसे ही वो आगे बढ़ने लगा उसे फिर से अपने पीछे किसी के चलने का एहसास होने लगा। उसने पीछे देखा पर पीछे कोई नहीं था। विशाल को अब डर लगने लगा था। वो थोड़ा तेज चलने लगा। चलते चलते वो एक गार्डन के सामने आ गया। विशाल इस गार्डन से रोज शाम को अपने घर जाता था, पर आज डरे हुए होने के कारण उसे ये शांत गार्डन और भी भयानक लगने लगा था। परंतु गार्डन के अंदर से ही जाने में भलाई थी, क्योंकि उससे रास्ता छोटा पड़ता था। उसने अंदर प्रवेश कर लिया। गार्डन पूरी तरह सुनसान था और शहर के बीचों बीच होने के कारण बहुत बड़ा भी था। विशाल तेजी से चलने लगा। तभी उसकी नजर दाहिने तरफ स्थित थोड़ी ही दूरी पर एक झूले की तरफ पड़ी, तो वहां कुछ छोटे बच्चे खेल रहे थे। इतनी देर रात को कोई बच्चा गार्डन में क्यों खेलेगा, ये सोचकर विशाल परेशान होने लगा। वो समझ गया था कि यहां जरूर कोई गड़बड़ है। उसने अपने चलने की रफ्तार बढ़ा ली। वो सारे बच्चे लगभग 5 से 10 साल की उम्र के होंगे, पर वो इस समय गार्डन में क्या कर रहे थे, ये सोचकर विशाल का डर बढ़ने लगा। उसने रुककर दोबारा उस झूले की तरफ देखा और दंग ही रह गया, क्योंकि अभी 2 मिनट पहले जहां वो बच्चे खेल कूद रहे थे, वो जगह अब बिल्कुल खाली थी। विशाल अब बेहद डर गया था और उसने तेजी से चलना शुरू कर दिया। तभी उसकी नजर आगे कुछ ही दूरी पर स्थित एक घास वाले इलाके पर पड़ी, तो अब वो सारे बच्चे उसे वहां खेलते नजर आने लगे। विशाल को अब पसीना आने लगा था। वो तेजी से चलने लगा और चलते चलते अपनी आंख के कोने से उन बच्चों पर नजर भी रखे हुए था। वो खेलने में व्यस्त थे, पर जैसे ही विशाल वहां से गुजरने लगा, उन बच्चों की आवाजें बंद हो गई और वो सारे मिलकर एक नजर विशाल की तरफ देखने लगे। ये देखकर तो जैसे विशाल के रोंगटे ही खड़े हो गए और वो उसी जगह पर खड़ा होकर उन बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे उठकर उसकी तरफ चलने लगे। ये देखकर विशाल दौड़ने के लिए बढ़ा, पर उसका जैकेट किसी ने पकड़ रखा था। उसने डरी हुई नजर से पीछे देखा और वो नजारा मौत के समान था। उसके जैकेट को उसी भिखारी बच्चे ने पकड़ रखा था, जिसे विशाल ने कुछ देर पहले ही भगा दिया था। उस बच्चे की आंखों में देखते ही विशाल के होश उड़ गए। उस बच्चे की आंखों की जगह
सिर्फ 2 खोखले गड्ढे थे जिनसे खून बह रहा था। विशाल की नजर पड़ते ही वो बच्चा अजीब तरीके से हंसने लगा। विशाल ने अपना जैकेट वही उतार दिया और दौड़ने लगा। पीछे देखा तो वो सारे बच्चे उसके पीछे दौड़ रहे थे। विशाल ने अपनी गति बढ़ाई और जैसे तैसे हाँफते हुए गार्डन के बाहर आ गया। वो सारे बच्चे दौड़ते हुए आए और गार्डन के गेट के पास आकर रुक गए और विशाल की तरफ देखने लगे। विशाल दौड़ते हुए अपने घर में घुस गया और अपने कमरे की खिड़की से उस गार्डन की तरफ देखने लगा। उसके पीछे गेट तक आए हुए सारे बच्चे अब गायब हो गए थे और उसी झूले के पास दोबारा खेलते नजर आने लगे। विशाल ने फिर कभी भी उस गार्डन से ना आने की कसम खा ली। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर लौटूंगा जल्द ही एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।